किताब वाला के संस्करण में इस संस्करण को शूट करने के पहले बहुत सारी डेडलाइंस मिस हुई हैं और बहुत सारे वादे तोड़े गए, और ये वादे इस बिना पे तोड़े गए कि लेखक जो हैं इस किताब के वो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, और इसलिए बार बार ये छूट ली जाती रही कि इस किताब पे बातचीत करेंगे, किताब वाला करेंगे। तो किताब वाला का थोड़ा सा आपको इस संस्करण में मूड हल्का सा डाइल्यूट दिखेगा कई अर्थों में हम बहुत विद्वान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, कई अर्थों में हम ये बताएंगे नहीं कि हम ये जानते हैं। तो किताब वाला के संस्करण में मेरे साथ हैं अविनाश मिश्र। उनकी किताब है, उपन्यास है वर्षावास, जो हिंद युग्म से प्रकाशित है और इसका दाम है 249 रुपये। किताब वाला में वर्षावास। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है किताब वाला में। धन्यवाद सिद्धांत। ये बताइए पहले कि इस किताब को लिखने या पुरानी किताबों को या पुरानी रचनाओं के साथ पहले और बाद में भी आप एक किस्म की साहित्यिक पत्रकारिता करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, है ना? और साहित्यिक इंटरव्यूज़ में कैसी आज़ादी होती है, कितनी आज़ादी होती है? क्योंकि मैं अभी भी किसी साहित्यिक पर्सन का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें एक अपनी किस्म की आज़ादी लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अभी हिंदी पत्रिकाओं में जो जितनी भी प्रतियाँ छप पा रही हैं अपने उसमें, उन पत्रिकाओं में जो इंटरव्यू प्रकाशित होते हैं वो इतने बोझिल और इतने टाइपकास्ट किस्म के होते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बहुत छूट के साथ लिए गए इंटरव्यूज़ नहीं हैं। तो साहित्यिक इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कितनी छूट ले सकते हैं, कितनी हंसी मजाक की गुंजाइश होती है, कितना दबाव होता है कि इसको सीरियस ही बनाया जाए, कैसे होते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इतने समय से ये बातचीत स्थगित थी, आज शुरू हो पा रही है। साहित्यिक इंटरव्यू को लेकर मेरा मानना ऐसा है कि हम लोगों ने चूँकि पत्रिकाओं के लिए ज़्यादातर बातचीतें की हैं, मतलब वीडियो इंटरव्यू जिस शक्ल में ये हो रहा है और जैसे आजकल बहुतायत में दिखाई पड़ रहे हैं। पत्रिकाओं में लंबे इंटरव्यू का चलन अब ख़त्म ही हो चुका है, और वो शिकायत जो है आपकी वो जायज़ है, क्योंकि वो वहाँ पर एक सीमा रहती है, क्योंकि वो सेंसरशिप है। जैसे पहले उनको हल्का फुल्का दिखाने के लिए ब्रैकेट में हंसते हुए ये कहा, फिर हिंदी में एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता हुए प्रेम कुमार, जिन्होंने बहुत छूट ली इंटरव्यू करने में। उन्होंने लंबे इंटरव्यू किए, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती का, वो काफ़ी चर्चित रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। जब मैं शुरू के दिनों में साहित्य पढ़ने की ओर आया तो मुझे प्रेम कुमार के इंटरव्यू बहुत दिलचस्प लगते थे। वो ज़्यादातर प्रभाकर सूत्री की पत्रिका नया ज्ञानोदय और अन्य पत्रिकाओं में कभी कभी छपते थे। वो बहुत लंबे, उन्होंने शहरयार के इंटरव्यू किया है, निदा फाजली का किया है, वो उन्होंने हिंदी उर्दू के कई नामचीन शख्सियतों के साक्षात्कार किए, बहुत दिलचस्प था। तो और एक छूट लेते थे, ऐसी बहुत छूट लेते थे। मतलब उनका इंटरव्यू आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि उनका वीडियो मतलब इंटरव्यू है। मैंने दरवाज़ा खोला तो निर्मल वर्मा अपनी कुर्सी के पास उठकर खड़े हो गए, वो पूरा ब्यौरा देते थे। मतलब जैसा पेरिस रिव्यूज़ के इंटरव्यू होते लगभग बिल्कुल लगभग कि एक लगता था कि वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इस तरह के, और फिर वो उनके सवाल जवाब आते थे, बड़े रोचक किस्म के होते थे। फिर एक इंटरव्यू जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मनोहर श्याम जोशी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का किया था। उसका पूरा प्रसंग है कि उन्होंने बताया ही नहीं कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं, और फिर बाद में उसका शीर्षक दिया, भेंट हुई वार्ता हुई पर भेंट वार्ता न हुई। तो हमारा जो साबका पड़ा, हमें वही सब इंटरव्यू अच्छे लगते रहे, और फिर हमें भी कुछ इंटरव्यू करने का मौका मिला पत्रिकाओं में, 8-10 इंटरव्यू हिंदी के बड़े साहित्यकारों के, तो मैंने काफ़ी तोड़फोड़ की, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एग्री तो करता हूँ कि तोड़फोड़ की है आपने। आपके कौन से इंटरव्यूज आपको लगता है कि आपने लिए ये अच्छा था? मतलब मुझे जो इंटरव्यू अच्छे लगते थे उनके मैंने नाम लिए, और मुझे लगता था कि जो आपने किए, हाँ मतलब नहीं, जो मुझे अच्छे लगते थे मैंने बताया, प्रेम कुमार का और मनोहर श्याम जोशी ने जो बातों बातों में उनकी किताब में शामिल है, मुझे वो पैटर्न बहुत आकर्षित करता था। और मुझे लगा कि जब मैं कोई इंटरव्यू करूँगा किसी भी व्यक्ति का, तो इस अंदाज में इससे आगे का काम करने की मैं कोशिश करूँगा। तो वो मैंने इंटरव्यू किए,
और फिर मुझे अच्छे इंटरव्यू करने वाले नहीं नज़र आए, मतलब प्रिंट में। और वो वीडियो में हैं, कुछ लोग अच्छे इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि हम लोग प्रिंट मीडियम से आते हैं और एक पेरिस रिव्यू के इंटरव्यू पढ़ने की जो हम पेरिस रिव्यू लोगों की इंटरव्यूज अच्छे होते हैं। तमीज़ बनी, हाँ, तो वैसे साहित्यकारों के इंटरव्यू हिंदी में उनका अभाव है। पेरिस रिव्यू एक पत्रिका है, उसके इंटरव्यूज़ के कलेक्शंस आते हैं। अगर आप ऑनलाइन मेरे ख्याल से उपलब्ध हैं वो कलेक्शंस, वुमेंस राइटर एट वर्क और कई कई तरह के उन्होंने कलेक्शन बनाए इंटरव्यूज़ के। आप वो इंटरव्यूज़ की किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और उसमें वो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आप किस पेन से लिखते हैं, कैसे है, तो उस तरह की बातचीत है। बहरहाल अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं थोड़ा कि आपके उपन्यास के बारे में, वर्षावास, इसके बारे में भले बताइए कि ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे होता है, कैसे कंसीव हुआ ये प्रोजेक्ट पूरा? ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आप जानते हैं कि मैं कविताएं लिखता था, मूलतः मेरी पहचान एक कवि की है। अच्छा, एक पहचान के तौर पे मैं यहाँ पे एक डिस्क्लोज़र भी कर दे रहा हूँ आपको टोकते हुए कि कुछ समय के लिए अविनाश ने लल्लन टॉप में भी काम किया है शुरुआती समय में, और अभी एक दूसरे पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। जी बताइए। हाँ, तो बाकी आजीविका के लिए साहित्यिक पत्रकारिता ही की है मैंने। इस संस्थान में भी मैं साहित्यिक पक्ष ही देखता था। तो जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं उससे जूझता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उसमें एक्टिव नहीं हूँ। तो कवि की पहचान ये है कि वो एक अराजक पहचान है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें एक अनुशासनहीनता है कि कविता आएगी, आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं और कविता आ जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप स्पेस अपने जीवन में कविता के लिए बना रहे हैं और वैसा जीवन जी रहे हैं, तो कविता आपके पास आएगी और आप संभव कर देंगे और फिर उसको छप जाएगी। और ये होता है, आती रहती है कविता, लेकिन इससे फिर आपका जीवन दूसरे लेवल पर काफ़ी बर्बाद होता है। लेकिन मैं एक अनुशासन चाहता था अपने जीवन में और अपने लेखन में। मतलब कवि का अनुशासनहीनता, मतलब उससे थोड़ा सा उब रहे थे? हाँ, मुझे लगा कि मैं कैसे अपने को लेखन में एक अनुशासन लाऊं। अच्छा। साहित्यिक अनुशासन कविता लिखकर नहीं पाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। उसमें काफ़ी बीहड़पन है ना। कविता आ ही जाएगी, उसके लिए सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डेस्क पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, नियमबद्ध ढंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कवियों को छूट है, बेशक है कि वो आज़ादी से जीवन को देखें, घूमें फिरें, जीवन के ज़्यादा नज़दीक जाएं, जो जीवन की कठिनताएं हैं उसको सीधे फेस करें बनिस्बत किसी बयानबाजी के, किताबों के। लेकिन जब आप आलोचना में या गद्य की किसी विधा में काम करते हैं तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है और काफ़ी एक अनुशासन कठोर किस्म का आपको चाहिए होता है। तो वो अनुशासन मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर लाना है। तो मैंने सोचा कि कोई चीज़ शुरू करते हैं जो कभी भी छपे ना छपे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उसमें रोज़ 300, 500, 1000 शब्द जैसा मन हो मैं रोज़ लिखूँ, ना लिखूँ, लेकिन मैं 2 घंटे 2.5 घंटे अपनी डेस्क पर बैठूँ लिखने के इरादे से, पढ़ने के इरादे से नहीं। तो उस तरह ये शुरू हुआ 2019 में, 19 में, कोविड के जस्ट कुछ पहले। दिन पहले। और फिर इसको एक उड़ान मिली जब हम सब लोग उस आपदा के बीच थे, कोविड में। हाँ, क्योंकि उसमें उड़ान इस तरह से मिली क्योंकि मैंने एक संसार की महान किताब पढ़ ली, महाभारत। महाभारत, अच्छा। तो महाभारत पढ़ के मुझे लगा कि जो फिक्शन की सारी शैलियाँ हैं, जिनसे हम लोग बड़े रस करते हुए उन पर बताते रहते हैं कि हमने फला बाहर के लेखक को पढ़ा, उसके यहाँ ये फिक्शन की टेक्निक है, कुंदेरा या मार्केज के यहाँ। तो मुझे लगा फिक्शन की जितनी हो चुकी और हो रही शैलियाँ हैं वो सारी महाभारत में विन्यस्त हैं। तो मुझे वहाँ अपनी टेक्निक भी मिली कहने की कि मैं अपनी फ़िक्शन को कैसे डेवलप करूँगा, और फिर उसमें एक कथा सूत्र बनता चला गया। तो एक अच्छी खासी सीमा तक मैं बढ़ गया इस उपन्यास में आगे, कोविड के उस एकांत में जो लॉकडाउन के समय हम सबको मिला, उसमें अच्छी पढ़ाई हुई। और जब आप लिखने का सुबह जो आपका अनुशासन था वो दोपहर में पढ़ने में भी बदल रहा था। और क्या था अनुशासन आपका, क्या शेड्यूल था? सुबह 3 बजे उठना, भोर में 3 बजे उठना? हाँ, हाँ। और 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना रात में? हाँ। तो वो अनुशासन मिला, तो उसमें 8-9 बजे तक आप बैठते हैं, काम करते हैं, तो वो एक अनुशासन मिला। फिर कोविड के बाद एक और परिघटना हुई, मैं विपश्यना चला गया। विपश्यना? और अनुशासन के लिए ही, अपने को और एकाग्र करने के लिए। कितने दिन रहे विपश्यना केंद्र में? 12 दिन का शिविर, 12 दिन का? 10 से 12 दिन, मतलब
0 डे और आखिरी दिन को काउंट करें तो 12 दिन, वरना 10 दिन का शिविर होता है वो। अच्छा। तो वहाँ जब जाने के बाद मुझे लगा कि इसके कई वाक्य अचानक, वहाँ पे आप लिख नहीं सकते, आपको कागज़ भी नहीं मिलता, कलम भी नहीं मिलता, कोई डिवाइस नहीं होती जिस पर आप लिख सकें या कुछ पढ़ सकें। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसका आपको पीछा करना है, उसको बचाना है मेमोरी के रूप में, ताकि बाहर आके आप लिख सकें। तो मुझे इसके कई कथा सूत्र जो मैं आगे डेवलप कर सकता था वो मुझे वहाँ मिले। तो वो सब याद करते जा रहे थे एक आप? पॉइंट पे आके ये रुक गया था, तो वो विपश्यना के जाके बाद खुल गया, और जब मैं वहाँ से लौटा तो ये फ्लो में पूरा हो गया। फिर इस पर कुछ छोटा मोटा काम करने की ज़रूरत पड़ी। तो 2 इसमें बड़े इसके पड़ाव हैं जहाँ पर मुझे लगा कि ये मदद मिली। उसमें एक आपदा और दूसरा विपश्यना, वरना ये चलता लंबे समय तक और मैं इस अनुशासन में रहता। इस उपन्यास की प्रक्रिया में अगर ये 2 चीज़ें ना घटी होती तो शायद ये अभी आ ना पाता सामने। अच्छा, मुझे आपने जो अपने शेड्यूल और अनुशासन की बात की है, तो उससे मुझे ये ध्यान आता है कि मैंने जब भी आपको कॉल किया, मैं दिन के किसी भी वक्त को कॉल करता था, तो मैं आपसे पूछता था कि सो तो नहीं रहे हैं यार? आपने एक बार कहा, तो मैंने 3-4 बार ऐसे कर दिया, तो आपने कहा कि हाँ हाँ, दिन भर में सोता ही रहता हूँ। ये हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। वो आपकी अदा है। क्या वर्षावास, ये संज्ञा, ये क्या है? ये बौद्ध साहित्य से ही आई है। जब भिक्षु पूरे साल भटकते रहते थे भिक्षा के लिए, भिक्षाटन के लिए, लेकिन बुद्ध का आदेश था कि वो वर्षा के 4 महीनों में रुकें एक जगह पर और कहीं ना निकलें, भिक्षाटन ना करें और उसी में रहें, एक जगह स्थिर होकर रहें, वर्षावास करें। खुद बुद्ध भी वर्षावास करते थे। तो वर्षावास में ये होता था कि जब सारे लोग बिखरे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, तो कोई मत वैभिन्न प्रकट नहीं दिख रहा है, लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो सब जब एक कम्युनिटी में आके रहते थे वर्षावास के दिनों में, तो काफ़ी अनैतिकताएँ, काफ़ी विचलन बौद्ध भिक्षुओं में, भिक्षुड़ियों में दिखते थे जो वर्षावास के दौरान। हाँ, इसीलिए वर्षावास के बाद एक और टर्म आया फरवाणना। जब वर्षावास समाप्त हो गया तो अपने अपराधों का स्वीकार जो आपने वर्षावास के दौरान किए, तो ये था। तो वहाँ से मुझे ये शब्द आकर्षक लगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये रुकना था इस उपन्यास में, और सारे संसार के लिए भी। कोविड के दिनों में हम सब ने एक तरह का वर्षावास किया, भले ही वो बारिश के महीने ना रहे हों, लेकिन हम सब एक जगह रुके। अवधारणा मूलतः वो थी आपके हिसाब से, थमना, स्थिर होकर सोचना, और उसमें जो भी आपने किया फिर उसका उस अवधि से बाहर आकर उस पर उसका बोध करना और उसका पश्चाताप करना या उसका अन्वेषण करना। और मुझे ये शब्द आकर्षक लगा, और इसकी पूरी जो इसमें रहने का एक क्रम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि आप रुक कर सोचते हैं और थोड़ा शांत होकर कि अब तक कितना आप पीछे चल आए और अब आगे अवधि के बाद कितना चलना है, एक बीच के बिंदु पर रुक कर सोचते हैं। तो वर्षावास है। और बहुत सारे किरदार हैं इसमें, इस उपन्यास में आपके। प्रकाशक है, संपादक है, प्रूफ रीडर है, आलोचक है, कवि है, कथाकार है, लाइब्रेरियन है, अमीन है, उसमें किताब एक खुद इसमें है किरदार। एक तो मैं इस आपकी किताब पर जो हिंदी में ये बहस हो रही है इसके शिल्प को लेकर और इसके कंटेंट को लेकर, इसके कुछ हिस्सों को लेकर एक जो आलोचना हो रही है, मैं उस पर बात करूंगा अभी। लेकिन मैं एक जो थ्योरी है उपन्यासों की, जिसमें जिसका जिक्र एक बार ओरहन पामुक अपने किताब नाइव द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट में भी करते हैं, कि आप कुछ न कुछ अपने भीतर से निकाल कर रख देते हैं अपने उपन्यासों में, और इतने किरदार हैं आपके में, तो कौन सा किरदार जो है आपका इस किताब में आपको लगता है कि आपकी तरफ से बोल रहा है, या 2-4 किरदार ज़्यादा हैं, एकाधिक किरदार हैं जो आपकी तरफ से बोल रहे हैं? मुझे किताब पर संदेह होता है कि वो आपका किरदार हो सकती है। आपको इसका एक मोटा जवाब तो ये है, जो बहुत प्रचलित जवाब हो सकता है, कि सारे किरदारों में मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो प्रचलित जवाब है। और कौन सा किरदार आपके निकट है तो वो नहीं भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो सारा मतलब कहीं ना कहीं आत्म है, कुछ आपका है, कहीं ना कहीं एक आत्म है हर किरदार में, आप ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर कहें तो मेरे नज़दीक कौन सा किरदार है, तो कथाकार का जो किरदार है, वाला, वो मैं मतलब उसके जो बचपन के अनुभव हैं या उसका जो लिखने को लेकर स्ट्रगल है, वो लगभग मेरा है। मैं उसके बहुत नज़दीक पाता हूँ अपने को।
और इसमें दो भाई हैं ममेरे, एक भिक्षु है, एक ज्योतिष है। और वो किताब के अंदर दो किरदार हैं। हाँ, किताब के अंदर दो इसमें एक दो चीज़ें हैं, किताब के बाहर की दुनिया है, हाँ, एक किताब के किताब के भीतर। अंदर की किताब के बाहर की दुनिया में किताब को बनाने वाले लोग हैं, हाँ, प्रकाशक, प्रूफ प्रकाशक, रीडर, संपादक, संपादक, आलोचक, आलोचक, हाँ, लेखिका, लेखक, कथाकार। और किताब के अंदर जो कहानी के लोग हैं, जो कहानी के लोग हैं। तो ज्योतिषी है और भिक्षु है। और उसमें भिक्षु का एक वाक्य है कि माँ को खुले केशों में देखकर पिता को तनाव होता था और उसे कुछ दिखता नहीं था, फिर हम जैसों को पैदा होना पड़ता था। और फिर वो है कि दोनों फिर ये दोनों भाइयों का संबंध है और फिर हत्या होती है, मामा की हत्या करता है, फिर दोनों भागते हैं। क्या है सिनेरियो दोनों भाइयों का? मतलब ये दोनों भाई बचपन में माँ बाप नहीं रहे और उनको अपने मामा के यहाँ उनका बचपन गुजरा, तो मामा के यहाँ उनका शोषण हुआ, उनसे काम लिया गया नौकरों की तरह, उनके ममेरे भाइयों की तरह पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। और फिर जब उनमें ये समझ आई कि ये शोषण है और इससे मुक्ति पानी है, तो उन्होंने एक अपराध किया और भागे निकल कर अपने ममाने से, अपनी उस कैद खाने से। यही है। और फिर जब किताब के बाहर की बात हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। और फिर वहाँ पे वो हिंदी की वो वाली बातचीत है जिसमें हिंदी लेखकों और हिंदी किताबों के प्रति प्रकाशक और संपादक और प्रूफ रीडर कमोबेश क्या सोचते हैं, ये बातचीत हो रही है। बिल्कुल। जैसे अनुबंध पत्र हैं, अभी हाल में हिंदी में अनुबंध पत्रों पे एक लंबी बहस हुई, काफ़ी बहस हुई। हाँ। तो और आपकी किताब में जो प्रूफ रीडर है वो ये बोल रहा है वो इतने जटिल होते हैं कि उनको कोई समझ नहीं सकता, कानूनी भाषा में लिखे गए होते हैं। जो ये लेखक, विनोद जी ने भी कहा था, अपने वीडियो में भी कहा हाँ, था। विनोद जी ने कहा था, इसका स्वीकार था विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ। हाँ। तो क्या है हिंदी में, हिंदी साहित्य में अगर बात करें, मैं किताब से आपके उपन्यास से थोड़ा बाहर लेकर आ रहा हूँ बातचीत को, बाद में फिर से उपन्यास में जाएंगे। अनुबंध पत्रों की क्या दशा है हिंदी में भी? अनुबंध पत्र दिए नहीं जाते हैं बहुत सारे लेखकों को, हिंदी लेखकों को, हाँ। और ये सारे लगभग कमोबेश सारे प्रकाशक करते हैं ऐसा? हिंदी लेखक के लिए, हाँ, नए लेखक के लिए हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या लगती है? वो लिखता है और छप जाए, हाँ, है ना, क्योंकि उसका भी संकट है। तो प्रकाशक बहुत एहसान जता कर छापते हैं लेखक को। अगर लेखक ये एहसान जता कर दे किताब प्रकाशक को, तो वो सारी शर्तें रख सकता है उसके सामने, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये हिंदी में सहूलियत तो कुछ बड़े लेखकों को ही मिलती है। हाँ, कुछ बड़े लोगों को, नए लोगों को। ये लेखक सोचता है कि जब मैं बिक जाऊंगा, मैं अपनी पहचान बना लूँगा, तब फिर मैं प्रकाशकों से अपने स्तर पर बात करूँगा उनसे, तब मेरा एक दूसरा संबंध होगा। लेखक प्रकाशक संबंध दो तरीके के हैं। उनको लोग एक ही सरणी में बात कर रहे थे जब विनोद जी वाला प्रकरण हुआ। बताइए पूरी बात पर। लेकिन लेखक प्रकाशक संबंध दो तरह के हैं। एक नए लेखक का जो प्रकाशक के साथ संबंध होता है वो संबंध है, एक शक्तिशाली लेखकों का जो प्रकाशक के साथ संबंध होता है वो है, एक अच्छे लेखकों का जो प्रकाशकों के साथ संबंध होता है वो है, एक बुरे लेखकों का प्रकाशकों के साथ संबंध होता है वो है, एक पैसा देकर छपते हैं, बहुत बड़ी संख्या है उसकी। पैसा देके छपते हैं हिंदी में किताबें? अभी बहुत छपते हैं, आज भी छप रहे हैं अच्छे से? खूब छप रहे हैं। ज़्यादा किताबें वैसी ही छपती हैं क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं। वो लेखक नहीं है, नॉन राइटर्स है। नॉन राइटर्स हैं। जो अच्छा लिखता है वो कभी पैसा देके नहीं छपता। वो छपता भी है कायदे से? छपते हैं, हैं? लेकिन जो छपना चाहते हैं केवल छपना चाहते हैं, उनको पता भी नहीं है। बहुत सारे अफसर हैं, है ना, सिविल सेवाओं में हैं, उनके पास सब कुछ है, अब एक लेखक भी उनको बनना है, तो वो पैसा देते हैं, बिकवा देते हैं किताबें अपने मातहतों के जरिए। ये होता है। जैसे हमारे न्यूज़ रूम में कई सारे लोग हैं जो लेखक हैं या होना चाहते हैं, और पत्रकार होने का भी हम लोग दावा कर लेते हैं बीच बीच में। तो जैसे अनुभव है हमारे यहाँ सिनेमा टीम में, अनुभव कविताएं लिखते हैं। मान लीजिए अनुभव को अपनी कविता की किताब छपवानी है, तो क्या अनुभव के लिए हिंदी के प्रकाशक इतने सहिष्णु होंगे क्या अनुभव जैसे लेखक के लिए? हाँ, पहले अनुभव को अपनी एक कवितात्मक पहचान बनानी होगी, तब वो बगैर पैसे देके कैसे बनेगी वो पहचान? पत्रिकाओं में छप के, खूब सारा फेसबुक पर लिख कर, कविताओं का पाठ करके। मैं फेसबुक का कोई नकारात्मक अर्थों में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने नकारात्मक समझा है दोस्त। हाँ। मैं उसको बाद में एलाबोरेट करूँगा, मैं नकारात्मक समझ चुका हूँ, आप बताइए। सबसे ज़्यादा सीधा ऑडियंस है जो छुपा हुआ नहीं। जैसे पत्रिकाएं 300, 500, 1000 छपती हैं, वो एक छुपा हुआ ऑडियंस है। लेकिन किसी ने कोई कविता लिखी, उस पर सीधे रिएक्शंस आते हैं, तो वो बहुत सामने है ना। लेखक और पाठक के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है,
तो वो फेसबुक या और नए बच्चों के लिए इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर वो अगर अपनी पहचान बनाते हैं और फॉलोइंग होती है तो प्रकाशक छाप देगा। अगर उसको 500,000 कॉपी निकलती हुई दिखेगी तो क्यों नहीं छापेगा, वो किसी को भी छापेगा। फिर लेकिन इसके इसके तो लिए दुष्परिणाम, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, वरना सीधा है कि अपनी कविताएं जमा कीजिए और पैसा देके छपवा लीजिए। ये भी तरीका है ही है। लेकिन आजकल तो सेल्फ पब्लिशिंग भी बढ़ गया है। शेयर पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग सेल्फ पब्लिशिंग, अच्छा, जो खुद से छापते हैं कई सारे लोग से किताब। छाप के और अपना बेचते हैं अपने, लेकिन उसके लिए फॉलोइंग वगैरह सोशल मीडिया पे होगी तो वो एक तरीका है। मेरे ख्याल से समर्थ वशिष्ठ ने अपना संग्रह खुद छापा था। मुझे ध्यान नहीं कर रहा। एक तो राजकमल से आया है उनका, हाँ, बाकी उसके जो खुद छापा उसकी जानकारी नहीं मुझे। मुझे पता नहीं, मैं उसका गलत भी हूँ यहाँ पे। अच्छा, निधीश त्यागी ने खुद निधीश छापा त्यागी है, ने खुद छापा था अपना। उनका संग्रह काफ़ी वेल डिजाइंड है और खुद छापा हाँ, है। उसमें काफी अलग किस्म का वो हाँ, संग्रह है भी वो, जो ब्रेल लिपि में भी उसमें कुछ हाँ। कविताओं को दिया गया है, वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग है, लेकिन उसका जो एक आकर्षण या धूम पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हाँ, शायद उन कविताओं में लोगों को कुछ समस्या लगी होगी आपको लगी? या उसका प्रचार वैसा नहीं हुआ। हाँ, कविताएं वो एक खास प्रेम की कविताएं हैं, उसमें मतलब हम लोग जिस मेन स्ट्रीम की कविता का पक्ष लेते हैं वो काफ़ी कमिटेड होती है, विषयों का वैविध्य होता है, और केवल प्रेम की कविता नहीं चलती है हिंदी की मुख्य धारा की कविता में। अच्छा, फिर ये जो हम लोग ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, किताब छप जाएगी आपकी, लेकिन लेखकों का दिमाग खराब होते भी मैंने देखा है इसी फेहरिस्त में। मतलब मैं, आप जानते हैं, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ अब बढ़िया दिमाग खराब होता देखा लेखकों का कि उनके गद्यांशों पे या उनकी पंक्तियों पे वो एक जो दिल वाला लाइक होता है और एक ठो ये वाला लाइक दिल होता वाला है। जब लाइक आया तो आपने थे कि छोड़ दिया था? यार, दिल वाला लाइक जब आया था उस समय तक शायद मैं था, लेकिन उसके बाद कुछ और लाइक्स आए जिसमें वो एक इमोजी होती है, वो दिल ले कर आती है, वो इमोजी ऐसे दिल दबाए हुए चली आती है वो इमोजी, ऐसा ऐसी होती है ना, मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने वो स्क्रीनशॉट वगैरह में देखा है, वो दिल दबाए इमोजी आने के पहले मैं जा चुका था, मुझे इतना ध्यान है। सही समय पे चले गए। तो ये 3-4 तरीके की इमोजी जो आई और उससे लेखकों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। एक तो नए लेखकों रिएक्शंस बदल गए। अब इस पर जैसे हम लोगों के बाद जो लिखने पढ़ने वाली एक पीढ़ी आई, अब हम लोग भी 2 पीढ़ी पहले के हो गए। हाँ। हिंदी साहित्य में आप और मैं अपनी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो पीढ़ी आई वो रिएक्शंस पे भी बात करती है। जैसे हम लोग क्या करते थे, उसने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, ये 3 विकल्प थे ना। अब उस पर 6 तरह की इमोजी है, 3 तरह की और चीज़ें हैं, कमेंट, लाइक। तो वो प्रतिक्रिया देने में भी एक वैविध्य आ गया है और उसमें लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी इस चीज़ पे रिएक्ट करते हुए। तो जो सिर्फ लाइक करके चला गया वो मेरे ख्याल से शत्रु ही गिना जाएगा। अगर वो सिर्फ नीला थम्स अप देकर चला गया तो शत्रु या उसने किसी कमेंट पे कैसे रिप्लाई किया या कैसे किया, तो ये मुझे लगता है लिखने पढ़ने की बातें या उसके कथ्य पर बातें कम होती हैं। अब प्रतिक्रिया बहुल एक समय बन रहा है जिसमें किसने किसके लिखे पे क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया। तो कुछ सारगर्भित बहस होती नहीं। मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसमें आपको सबका लिखा कूड़ा पढ़ना पड़ता था। उस 100 लोग कूड़ा लिखते थे, एक आदमी कुछ ठीक लिखता था। हाँ, लेकिन वो उसी में सारगर्भित चीज़ें आती हैं तो आप उनको एड्रेस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बहुत कम है ना संख्या उसकी, मीडियम कम है ना, पत्रिकाएं नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे आप। ब्लॉग्स के लिंक्स वहाँ आते हैं। हाँ। कोई अच्छे वीडियो के लिंक आते हैं, चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो क्योंकि अब वो और मीडियम्स नहीं रहे ना जहाँ जाके आपको आपकी जानने की भूख को शांत करें। तो एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ आपको मिल जा रहा है, एक मार्केट सा बना हुआ है, तो इसलिए उस जगह का महत्व है अभी भी महत्व। फेसबुक का हिंदी लेखक के लिए अभी भी सबसे अच्छी जगह फेसबुक है अगर वो लिखना पढ़ना चाहे तो। लंबे समय से, मतलब 10-15 साल से तो वही बनी हुई जगह। हाँ, वही है। हिंदी लेखकों की जगह का परिष्कार नहीं हुआ। पहले पत्रिकाएं थी, अब जैसे पहल भी बंद हो गई, अब वो पत्रिकाएं भी बहुत कम है। तो जलसा भी नहीं निकल रही है। जलसा भी नहीं निकल रही है, तदभव बहुत सीमित हो गई। जो 3 अंक आते थे, 2 अंक आते हैं, उस तरह से निकल भी नहीं रही है। तो इसलिए वो जगह ठीक है। पत्रिकाएं लेकिन बंद हो जानी चाहिए हिंदी की, बहुत सारी पत्रिकाएं तो। हाँ, ये तो अशोक वाजपेयी जी का बहुत पहले का बयान है कि 90% पत्रिकाएं बंद हो जानी चाहिए। आपने उनसे एक बातचीत की थी जो हम लोगों ने एक पत्रिका में प्रकाशित भी की थी, उसमें उन्होंने 4-5 पत्रिकाओं के नाम लिए थे जिनको निकलना चाहिए, बाकी सबको बंद हो जाना चाहिए। तो वो बात है आज भी। अब उसमें से भी 2 पत्रिकाएं बंद हो गई जिन्होंने उसमें नाम लिए थे।
तो ये है स्थिति पूरी। और लेखक किताब छप गई, मान लीजिए आपके अनुबंध पत्र जटिल है, किताब छप गई, फिर लेखकों की कमाई पर भी बात है, क्योंकि आपकी किताब का जो प्रकाशक है वो कहता है कि हिंदी लेखक रॉयल्टी के लिए नहीं, अमरता के लिए लिखता है। हाँ। और रॉयल्टी भी वैसे ही डिसाइड होती है, शक्तिशाली लेखक की रॉयल्टी और नए लेखक की रॉयल्टी शक्तिशाली लेखक को कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। नहीं मिलती? रॉयल्टी उसी लेखक को मिलती है जिसको रॉयल्टी की जरूरत है। अच्छा, जैसे मतलब प्लीज एक्सप्लेन। शक्तिशाली लेखक है, उसको रॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है 1100-1200 कॉपी की, उसके लिए कुछ नहीं है वो। उसको चाहिए किताब पे आप आयोजन कराएं, जब किताब की ज़्यादा प्रचार करें तो मेरी किताब का प्रचार करें, उसको ये इससे शक्तिशाली मतलब। लेखक का है ये? हाँ, शक्तिशाली लेखक को चाहिए अपना सीन, अपना आपके माहौल अपना प्रकाशक में। चाहिए उसको। हाँ, ठीक है, उसको रॉयल्टी से मतलब नहीं है। रॉयल्टी चाहिए विनोद जी जैसे लोगों को, मंगलेश जी जैसे लोगों को बेटी की शादी करनी है, घर बनवाना है, बीमार पड़ गए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, जो लिखा है मैंने, तो ये है, उनको ज़रूरत है। तो प्रकाशक देते भी हैं, बहुत मदद भी करते हैं, एक मुश्त दे देते हैं, लेकिन वही मैंने कहा है कि तब देते हैं जब वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं, तब वो रॉयल्टी दे देते हैं लेखक को, गरीब लेखक को। शक्तिशाली राइटर को रॉयल्टी की क्या ज़रूरत है? सत्ता है ना उसके पास, जिसको सत्ता है उसको 5,000-6,000 रुपये की रॉयल्टी से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता उसका। उसके पास अपना ही चल रहा है, उसका तो अपना। उसको चाहिए उसका, जैसे अशोक जी को चाहिए, अशोक वाजपेयी को। उनको रॉयल्टी में क्या है? उनकी तो वाड़ी बताता है गोदामों में किताबें भरी हुई हैं, बिकती नहीं है, फिर भी छपती जा रही हैं। अशोक जी हमारे यहाँ भी आए थे मुकेश चंद्र न्यूज़ रूम में, उनका एपिसोड अभी शायद आने वाला है कुछ दिनों में। तो उनकी किताबें नहीं बिकती हिंदी में। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा दिखने वाले लेकिन सबसे कम बिकने वाले अशोक जी लेखक हैं, लेकिन उनको रॉयल्टी से, वो तो अब खुद प्रकाशकों को पैसे दे रहे हैं ना रजा पुस्तक माला के अंतर्गत। हाँ, और रजा फाउंडेशन, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी और उनके समूह के लेखकों को छपने की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उनके समूह के लेखकों, जो क्लैन है उनका। हाँ, जो भी भोपाल स्कूल है या जो कलावादी स्कूल हिंदी में कहा जाता है, उनके लेखकों को छपने का संकट नहीं है, क्योंकि वो अशोक जी की सत्ता का इस्तेमाल निरंतर करते रहते हैं। और ये जैसे कि उनके भतीजे की किताब है आस्तिक, वो किसी पत्रिका में ठीक से नहीं छपा, उसकी ठीक से पहचान नहीं है, लेकिन उसको हिंदी में जो एक युवा लेखक को मिलना चाहिए सब कुछ इस आयु तक मिल चुका है, ठीक है। वो फेसबुक पे भी नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बिल्कुल नया कवि फेसबुक पर ना हो, 2-1 पत्रिकाओं में छपा हो, उसका संग्रह राजकमल से आ जाएगा। आस्तिक को तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकेडमी भी युवा पुरस्कार भी मिल गया। हालांकि हम उसमें नहीं जाना चाहिए, हमें किसी को भी क्या मिल जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इसका सत्ताशाली व्यक्ति सिर्फ अपना ही लाभ नहीं लेता है, वो अपने आसपास जुड़े हुए लोगों को भी लाभान्वित करता है, और उसमें रॉयल्टी की कोई बहस, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसमें एक साहित्यिक यश है जो वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उसको छीन लेते हैं। अशोक जी कविताएं कैसी लगती हैं आपको? कुछ एक कविताएं अच्छी हैं, बाकी नहीं अच्छी। और इस तरह के हिंदी में मतलब जो ये बात मैंने अशोक जी से भी पूछी थी, अगर आपको याद हो तो तहलका में भी एक अंक आया था, तहलका ने एक कवर स्टोरी की थी, जब पत्रिका जो थी हिंदी के मठ करके। हाँ, हिंदी के मठाधीश करके 4 लोगों का उन्होंने चेहरा छापा था कवर अशोक जी, और कौन कौन थे? 2 लोग, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और रविंद्र कालिया। राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, नामवर सिंह और ज्ञान रंजन। अशोक जी भी थे। अशोक जी, हाँ, 5 लोग। ये वही क्लैन है, ये वही गुट है, ये वही समूह के लोग हैं जो छप रहे हैं, छपवा रहे हैं। हाँ, इसमें तो ज़्यादातर ज्ञान जी को और उनको छोड़ के तो बाकी तो अब रहे भी नहीं। हिंदी में दरअसल मठाधीश कोई नहीं है, अब नहीं कोई बचा, क्योंकि मठाधीशों के पास वैसा मतलब लाभ नहीं दे सकते पाने की स्थिति। जैसे सबसे बड़ा लाभ वो देते थे, अपनी पत्रिका में छापते थे, यादव जी देते थे। हंस में किसी को छापा 2 पन्नों पर, वो कवि हो जाता था। तो वो अब मंच नहीं रहे, किसी को कोई भी लेखक का छपने के लिए कोई विकल्प नहीं है, सबके पास अपना ऑनलाइन सब कुछ है। हाँ, उनको लगता है कि हम अपना ब्लॉग बना लेंगे, डेमोक्रेटिक हम, हाँ, डेमोक्रेटिक हुआ है। तो वो मठाधीश जैसा शब्द अब कोई किसी को कहता है तो इसका मतलब वो नए साहित्य को जान नहीं रहा है, साहित्य के नए बदलते संसार से वाकिफ़ नहीं है। जब वो किसी ऐसे हम अशोक जी को मठाधीश कहें तो वो गलत टर्म है, अब वो मठाधीश रह नहीं गए। शक्तियाँ सारी हैं उनके पास, लेकिन उसमें से बहुत सारी शक्तियों की नए लेखकों को ज़रूरत नहीं है। जो अशोक जी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, उसकी ज़रूरत बहुत नए लेखकों को नहीं है, तो इसलिए वो मठाधीश रह नहीं गए, वो आधे मठाधीश हैं। आधे मठाधीश। आपके उपन्यास के भीतर भी लौटेंगे फिर। माँ के पिता और माँ की बुआ, एक तो बुआ का जब भी जिक्र आता है हिंदी साहित्य में मुझे विष्णु खरे की याद आती है। हाँ। उनकी कविताएं हैं, प्लस वो एक इंटरव्यू ही है जो एक महान, जिसमें बुआओं के बारे में जो उन्होंने अपने
डिस्क्राइब किया है, उसको पढ़ के आपको रुलाई आती है बार बार, वो हिस्सा जो है पढ़ के। तो आपके उपन्यास में जो माँ आ रही हैं वो कौन है, कैसी अवधारणा के तहत निर्मित हुई है, वो किरदार कैसे बनता है? माँ के पिता का सर्फ का कारोबार है, फिर सर्फ से हाथ छिल रहे हैं माँ के पिता के, तो फिर वो कोई गैर कानूनी काम शुरू कर रहे हैं, फिर वो घर खरीद रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, जाते हैं तो वो त्रास खत्म हो गया है कि घर में बेटी को और अपनी बहन को बंद करके जाना है, वो सब कुछ बंद हो गया है, क्या है? माँ, जैसे ही हमने अपने एक छोटे से शहर तो नहीं कहेंगे, कानपुर के जो मेन कानपुर है, पुराना कानपुर, उसमें जैसी मैंने महिलाओं को देखा, जैसी माएँ होती थी, पूरी तरह घरेलू होती थी, उनमें लड़कियां हैं, उनकी शादी हो जाए, यही सबसे बड़ी चिंता है माँ बाप की, और कोई चिंता नहीं होती थी। लड़कियों की शादी हो जाए, इससे बड़ी कोई चिंता नहीं थी। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी बहनें हों, चाहे मेरी बुआएं हों, चाहे मेरी माँ हो, उसकी चिंता भी ये थी कि कैसे बहनों की शादी होगी मेरी। तो वो मेरे में था, मैंने देखा। वो केवल मेरी माँ नहीं है, मैंने एक कविता में भी माएँ शब्द इस्तेमाल किया है, मेरी सारी माएँ। मतलब मैं उस जगह पे जितनी भी स्त्रियाँ थीं मेरी माँ की वय की, तो मैं उनको अपनी माँ ही मानता हूँ, तो मैं माएँ कहता हूँ। जब उस जगह माँ को पुकारता हूँ तो माँ नहीं पुकारता हूँ, माएँ पुकारता हूँ। मैं मान सभी स्त्रियाँ, मतलब जो मेरी माँ का संकट है वो सिर्फ उसका नहीं है। यहाँ जो तॉलस्टॉय का मशहूर उपन्यास है करेनिना की, सारे दुखी परिवार, उनके दुख अलग होते हैं और सारे सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, पर मुझे थोड़ा सा यहाँ असहमत हूँ। दुखी परिवारों के दुख भी बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन वो जहाँ तॉलस्टॉय इशारा कर रहे हैं, किसी सुखी परिवार तो एक जैसे हैं पर दुख भी बहुत सारे एक जैसे होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुखी परिवार भी एक जैसे होते हैं। जैसे लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो 10 घर होंगे तो 10 घरों का ये दुख एक जैसा है ना, कि लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, उसके संकट हैं। तो वो इसीलिए मैं माँ है, तो ये कई माँओं का प्रतिरूप मैंने इस माँ में एक व्यक्त किया है। आपके उपन्यास का जो आलोचक है वो इतना प्रेमासक्त कैसे है? वो लेखिका पर बात कर रहा है तो लेखिका के लिखने से ज़्यादा तो लेखिका के सौंदर्य के प्रति अभिभूत है वो। हिंदी में जो लेखक हैं, कवियों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो गद्यकार हैं, आलोचक खासकर, वो उनके जीवन में बड़ी स्त्रीहीनता रहती है। आलोचकों के या जो बहुत सारे गद्यकार हैं, खासकर आलोचकों के। और मैंने देखा है कि एक उम्र के आके बाद वो जो उनकी अतीत कीर्ति होती है उससे विमुख होते जाते हैं वो, और लगातार उसको धूमिल करते जाते हैं। आप हिंदी के सारे जो बड़े आलोचक इधर हुए हैं, उनको मैं नाम नहीं लूँगा, आप उनको देखें, उनके जीवन को, तो आप पाएंगे कि बड़ा पतनशील जीवन हो गया अंत तक आते आते। तो वो भी कई आलोचकों का रूपक एक आलोचक है इसमें। और आप कवियों पर भी आपकी टिप्पणी है इस उपन्यास में कि दुष्कर्म में लिप्त होकर भी सुंदर कविताएं लिखी जा सकती हैं। और मुझे फिर वो बार बार वो एक जो बहस होती है बार बार, और हिंदी में ही नहीं, ये एक लंबे लंबे समय काल में की बहस है कि जो अच्छा रच रहा हो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा जी भी रहा हो, या उसके जीवन से भी आप अभिभूत हो, ये भी तय नहीं है। हिंदी कभी दुष्कर्म में लिप्त होकर भी अच्छी कविताएं लिख सकता है, आप ये कह रहे हैं। इससे कितना राब्ता रखते हैं इस बात से आप? ये तो आप खुद ही जानते हैं कि आपने भी ऐसे कवियों को देखा ही होगा। पाब्लो नेरुदा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ही स्वीकार किया है, कन्फेस किया है कि मैंने एक आदिवासी लड़की के साथ क्या किया। पाब्लो नेरुदा की कविताएं कोई भी जान सकता है। नागार्जुन वाली घटना हम सब जानते ही हैं जी। तो ये तो जाहिर है, इसमें तो बहुत उसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। मुझे भी लगता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिखना एक क्राफ्ट है, जैसे आप अच्छी कुर्सी बना सकते हैं किसी का वध करके भी, वैसे आप अच्छी कविता लिख सकते हैं किसी के साथ दुष्कर्म करके भी। और आर्ट है ये, मतलब एक आर्ट फॉर्म है, उसमें आप महारत हासिल कीजिए और लिखिए। जैसे फिर कवियों की जाति संसार की सर्वाधिक सताई गई जाती है, क्या, क्यों? ये फिर दुष्कर्म में लिप्त है कवि भी। देखिए बहुत सारी, क्या मल्टी लेयर्ड है, क्या बहुत ज़्यादा लेयर है क्या इसमें? कवियों की जाति इसलिए सबसे ज़्यादा सताई गई जाति मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एकजुट जाति नहीं है ना। जैसे बहुत सारी अस्मिताएं तो अपनी बात कर रही हैं ना। जैसे प्लीज़ इसको समझाइए थोड़ा सा। जैसे हिंदी में आदिवासी अस्मिता है, दलित अस्मिता है, मुस्लिम अस्मिता है, स्त्री अस्मिता है, LGBTQ अस्मिता है।
एकजुट होकर अपने अपने विमर्श ला रही हैं ना, अपनी बात कर रही हैं, वो खुलकर अपनी कलाओं में अपने अनुभवों को ला रही हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो कवि एक जाति है, ये एकजुट जाति नहीं है। अच्छे कवियों की कभी आप आपस में बनते हुए नहीं देखेंगे, वो दूर दूर होंगे, है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ तो हो सकता है सुधांशु फिरदौस बेगूसराय में बैठा है ना, कोई दूसरा कवि इंदौर में बैठा है, कोई भोपाल में बैठा है। एक समय में जितने कवि हैं वो बहुत आसपास नहीं, उनमें परस्पर बहुत मतभेद होते हैं, एकजुट नहीं हो सकते। इसलिए वो कोई अपना साहित्य नहीं ला सकते, अपना कोई विमर्श नहीं खड़ा कर सकते, वो दूसरों की ही बात करेंगे। एक तो वो दूसरों की बात कर रहा है, जो सताए गए लोग हैं उनको वो केंद्रीय मानता है कि मैं सताए गए लोगों का स्वर बनूंगा, ठीक है। और वो सबसे ना सताया जाता है, हाथियों से कुचलवा दिया गया है, कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया, वो सब होता रहा कवियों के साथ। तो वो एक अतिवादी बात कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से ही उसको कहा गया है कि वो सबसे सता, और हमेशा से आप देखेंगे तो कवियों को सताए जाने का, प्रताड़ित किए जाने का इतिहास रहा है। कवियों की जगह लेखकों भी कर सकते हैं। तो ये है, इस अर्थ में कहा गया है, सताई गई जाती है। इतनी सताई गई जाती है आपको कोई और नहीं मिलेगी, कवियों जितनी, कवियों लेखकों जितनी। हाँ। आप कविता की बुरी स्थिति, इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति, प्रूफ रीडर आपका कह रहा है, इतनी सताई गई और इतने दुष्कर्म में लिप्त भी अगर रहे तो कविता की स्थिति बुरी है। हैं? बुरी है हिंदी कविता की ऐसे ऑल टुगेदर कविता, मतलब कहीं भी कविता की स्थिति बुरी है। क्यों? अंग्रेजी में कविता छापते नहीं बड़े प्रकाशक, उनके कवियों को कोई देश भर में नहीं जानता। मैं कविता लिखता हूँ तो मेरी कॉलोनी में मुझे कोई नहीं जानता होगा। अच्छी कविता की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, सीरियस नोट पर, एक सीरियस, मतलब अपनी कविता को अच्छी कह रहे हैं यहाँ पे। मैं तो अपनी कविता को अच्छी कह ही रहा हूँ और बहुत सारी हिंदी की कविता को भी अच्छी कह रहा हूँ। हाँ। उनका कोई पूछनहार नहीं है समाज में, है ना। उनको उनके ही बगल का व्यक्ति नहीं जानता कि हमारे बगल में कवि रहता है, ठीक है। तो ये बुरी स्थिति नहीं है तो क्या है। यूरोप वगैरह में जबकि कवियों को कितना हीरो की तरह सेलिब्रेट किया हाँ, गया, सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ, और हमारे अंग्रेजी प्रकाशक कविता किताबें नहीं छापते हैं, है ना। तो वो इस तरह से कहा जा रहा है। आप ये जो उपन्यास वाला अनुशासन आपके में आया, वो कविता लिख रहे हैं आप इधर बीच की, रुक गए? हाँ, कविता लिख रहा हूँ मैं। तो ऐसी कविता है कि अनुशासनहीनता जब थी आपके में? नहीं, उसमें भी एक अनुशासन नजर आ रहा है, कविता में भी अनुशासन नजर आ रहा है। वो जब आएगा तो हाँ, वो तो क्राफ्ट में रिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब जैसे एक बैठने की आदत बनी ना, बैठ के, तो अब आप कविता पर भी बैठ के काम करते हैं, चलते फिरते नहीं करते हैं काम। जैसे एक लंबी कविता लिख ले गया मैंने उतनी लंबी कविता कभी नहीं लिखी थी, तो वो हो सकता है वो इसी असर में आई हो। कितनी लंबी कविता लिख के आए? 12 से 15 पेज के आसपास। अच्छा, 12 से 15 पृष्ठ की कविता है। अच्छा, तो छोटी कविताएं ज़्यादातर हम लोग चूँकि लिखते रहे, तो उसमें ये मुझे अच्छा लगा कि मैं एक लंबी कविता लिख पाया, वो शायद उसी अनुशासन की वजह से लिख पाया। और संपादक और प्रकाशक जैसे जो लोग हैं, वो आपके लिए कैसे जंतु हैं, कैसे प्राणी हैं? ये लोग किरदार हैं आपकी किताब में। अच्छा संपादक हो तो बहुत मदद करेगा, अच्छा प्रकाशक हो तो कैसा होता है अच्छा संपादक, बुरा संपादक कैसा होता है, और अच्छा प्रकाशक बुरा प्रकाशक कैसा होता है? मदद करे, ईमानदारी से बताए लेखक को ये कूड़ा है, ये बेहतर है, ये बता दे, ऐसे साफ साफ बताए, मदद करे। कूड़ा कैसे बेहतर हो सकता है, या जिसमें नहीं संभावना है उसका क्यों समय खराब कर रहा है। आप अच्छे संपादकों से मिले अपने जीवन में? हाँ, मैं मिला अच्छे संपादकों से। हिंदी में जो माने जाते थे उस समय तक अच्छे संपादक, सबके संपादन में छपने का मुझे अवसर मिला। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये संपादक रह गया जिसने मुझे नहीं छापा। सारे अच्छे संपादकों से छपे आप? बुरे संपादकों ने से सामना हुआ कभी? ज़्यादातर तो बुरी जगहों पर ही छपने के मौके बन जाते हैं कभी कभी लेकिन क्योंकि छपना भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन सब संपादक अच्छे नहीं होते, लेकिन हैं अच्छे संपादकों के साथ छपना अच्छा लगता है, उन्होंने आपको छापा हो। जैसे ज्ञान जी अच्छे संपादक हैं, यादव जी अच्छे संपादक थे, असद जैदी एक अच्छे संपादक हैं। तो मतलब वो रिजेक्ट भी करते थे ना बहुत सारा काम आपका, वो बताते थे, काम करवाते थे। और बुरे संपादकों का ये होता है, उन्होंने आपसे मांगा और आपने दे दिया और उन्हें छाप दिया, बस उनसे इतना ही रिश्ता है। वो संपादक है भी नहीं, एक तरीके का वो एक टूल है आपकी रचना को किसी तक पहुंचाने का। वो संपादक जैसी सत्ता या उस लाडले संबोधन से हमें उसे नहीं नवाजना चाहिए, जो केवल टूल है आपकी रचना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का। अच्छा, अब जैसे संपादकों और प्रकाशकों की बात हो रही है, लेकिन इस किताब पर आते हैं। जैसे मैं भी स्क्रीन पर ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इस किताब को खोलेंगे तो एक उपन्यास की जो एक इमेज अगर आपके दिमाग में कुछ होगी, उपन्यास या आप में से जितने भी लोग पढ़ते हों,
उस इमेज को थोड़ा सा भंग करिए तो आपको इस किताब का शिल्प कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं कितना स्क्रीन पे दिखा पा रहे हो विजय, तुम विजय ही नाम है ना तुम्हारा यार, गलत नहीं बोले इस बार? हाँ, तो इसका नाम गलत बोल देता हूँ मैं कभी कभी। तो ये कुछ ऐसा शिल्प है, किरदारों का जिक्र है और किरदारों की बात है, उनके ज़रिए बात है। तो और फिर ये उपन्यास जब आया है अविनाश जी, तो उसके इसके साथ ये आरोप लगे हैं कि यह जो शिल्प की कठिनाई, आरोप क्या, शिल्प की कठिनाई की शिकायतें उठी हैं। उन बहसों में भी जो मुझे फ़ोन पे सुननी पड़ी हैं, उन बहसों में भी जो मुझे कहीं ना कहीं लिखी दिखी। शिल्प जो है इसकी कठिनाई, उसकी शिकायत, क्या कहना है इस पे आपका? थोड़ा सा उपन्यास की जो पूरी मेरी उसको पढ़ने की पद्धतियाँ रही हैं, उससे अलग मैं लिखना चाहता था हिंदी में क्राफ्ट उसका। मैं चाहता था थोड़ा सा झटका लगे और ये ना लगे कि एक वैसे रनिंग टेक्स्ट लिखा। हाँ, क्योंकि वो मिलान कुंदेरा कहते भी हैं कि अब उपन्यास में सब कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा कि ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ उपन्यास में। और जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा ये मेरा एक युद्ध स्थल है, इसमें मैं जैसे चाहूँ जिसको हलाक कर सकता हूँ, जहाँ से भी चाहूँ मैं अपनी मिसाइल लेके घुस सकता हूँ। कितना मज़ा आता होगा ना बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो मुझे इसलिए ये उसमें जटिल होता गया है। मुझे भी लग रहा था कि कुछ इसका पार्ट, जिन लोगों ने इसको पीयर रिव्यू किया 8-9 लोगों ने, उन सब ने भी ये शिकायत की कि है तो बहुत अच्छा, लेकिन सामान्य पाठकों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। समस्या पेश आए इसके साथ पढ़ने में, पाठ में। लेकिन अगर वो पढ़ लेंगे और थोड़ा खुल जाएगा तो पठनीय है। बहुत सारे बिल्कुल परंपरागत उपन्यास होते हैं, लेकिन वो बोझिल होते हैं। तो थोड़ा सा जटिल उपन्यास अगर पठनीय है, थोड़ा उसके और भीतर जाने पर, तो मुझे लगता है उसके साथ न्याय यही होगा कि उसको पढ़ा जाए। अच्छा, इस उपन्यास में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको कोट किया जाना चाहिए, लेकिन एक इसका हिस्सा जो मैंने मेरे ख्याल से ट्विटर पर भी पोस्ट किया था, और वो गांधी की हत्या को लेकर है, महात्मा गांधी की हत्या को लेकर। और उसमें आप जिक्र करते हैं कि गांधी इस देश में एकमात्र ऐसे शख्स हुए जिन्हें पीठ पर गोली नहीं मारी जा सकती थी। उन्हें गोली मारने के पहले उन्हें सामने से प्रणाम करना ज़रूरी था, अपने कर्मों की पहले से माफ़ी मांगना ज़रूरी था। गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? गांधी को मैं बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। अच्छा। मतलब हम लोग यहाँ हैं तो गांधी की बदौलत है। आज हम एक लोकतांत्रिक समाज में बैठे हैं और सारी दुर्घटनाओं के बावजूद, सारी हिंसा के बावजूद अभी भी ये विश्वास बनाए रखते हैं कि हम एक लोकतंत्र में हैं और अच्छे से रह सकते हैं। तो इसमें गांधी और नेहरू, इन लोगों की बड़ी भूमिका है। हमें गांधी और नेहरू को लेकर एक एक पॉलिटिकल किस्म का माहौल है देश में, लेकिन ये तो मैं भी बार बार इस बात को कहता हूँ कि इस विरोध में और इस पूरी पॉलिटिक्स में कूदने के पहले, बेराय कूदने के पहले, इन दोनों नेताओं को पढ़ जरूर लेना चाहिए, पाठकों को, देश को पढ़ जरूर लेना चाहिए कि समझ बढ़े इनके बारे में, है ना। और हाँ, कुछ कह रहे थे आप? क्योंकि ये जो दो तरफा कट्टरता हम देखते हैं ना, दोनों तरफ की कट्टरता। हाँ, दोनों तरफ की कट्टरता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ की है। तो उसमें हमें राहत गांधी ही देते हैं ना। गांधी की शरण जब हम जाएंगे तो हमें उस कट्टरता से निजात मिलती है, थोड़ा संभलने का मौका देते हैं वो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो उनके पीठ पर ही, क्योंकि जब आप उस आदमी की आंख में देखेंगे तो गोली नहीं मार पाएंगे, है ना। मतलब पहले माफ़ी मांगेंगे कि उसको फेस करना कठिन है उस तरह से, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको, और फिर उसके साथ बिट्रे भी नहीं कर सकते आप उस नेता के साथ, है ना। तो उसकी हत्या आसान नहीं रही होगी, उनके हत्यारे के लिए भी। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे के लिए भी आसान नहीं रही है। और प्रेम का जब जिक्र आता है आपकी किताब में, बहुत छूट लेते हैं। जब माँ के प्रेम का जब जिक्र आ रहा है, कथाकार और किताब वाला जो पूरा संवाद है एक लंबा, और उसमें कुछ लोगों ने जो मुझसे ये भी कहा बातचीत में कि मैं इस तरह की बातों को थोड़ा एक देखता हूँ कि ऐसे कि वो कंजर्वेटिव लेंस से कही जा रही हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा खुल के एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे माँ के देह की चर्चा है तो, और फिर माँ के प्रेम की चर्चा है तो, और फिर उस जब प्रेम का जिक्र आता है तो आप रुक नहीं रहे हैं, चला जा रहा है कारवां। तो आप क्या सोचते हैं? मैं एक दार्शनिक किस्म का सवाल थोड़ा सा फ्लोट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं? है दार्शनिक थोड़ा, फिर भी उपन्यास की जो आपकी परिधि है, चाहे तो उसके अंदर रह के बताइए,
चाहे तो फैल जाइए। हाँ, प्रेम का यहाँ पे अर्थ वो था कि मतलब जो प्रेम है वो दैहिक है, मतलब दैहिक अगर नहीं है तो वो फिर प्रेम, वो फिर एक दूसरे किस्म का प्रेम है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसकी पूर्णता उसमें है जब आप दैहिक होते हैं प्रेम में, वो फिर एक दूसरे किस्म का प्रेम है और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि मैं उसी को अच्छे से व्यक्त कर पाऊँगा जिसमें एक दैहिकता होती है प्रेम में। और वो दैहिकता के जिन इशारों की तरफ आप मुझे ले जा रहे हैं कि खुलकर वर्णन किया गया है, तो इतनी नंगाई है हर तरफ। आप मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक का आप जिक्र कर रहे थे, वो लगभग सॉफ्ट पोर्न हो चुका है, ठीक है। इंस्टाग्राम की रील्स में आपको सॉफ्ट कुछ पॉर्न भी मिलता है। खोलिए सिवा नंगाई के, अधनंगेपन के, कुछ है नहीं। तो आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छे तो मूल्य की मुझे तौर पे लगा देखते कि हैं कि बुरे मूल्य के तौर पे मैं देखते बुरे मूल्य की तरह देखता हूँ उसको, हैं? अच्छा। मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। वो नंगाई में कोई कलात्मकता नहीं है ना, वो न्यूड और नेकेड का जो फ़र्क है उसकी यहाँ बात है, ठीक है। तो वो उसमें कोई कलात्मकता नहीं है, इसलिए वो एक बुरी सभ्यता बना रहा है वो नंगापन। तो मुझे लगा मैं उसका एक कलात्मक उत्कर्ष दिखाऊं, उस नंगेपन का, उस खुलेपन का, उस दैहिकता का। तो इसलिए मैं वहाँ तक गया हूँ और उन चीज़ों को उसी तरह पुकारूं जैसे हम पुकारते हैं, उसमें कोई एक बनावटी आभा ना डालूं, लेकिन वो सारी रचनात्मक ऊंचाइयों को छूते हुए ये कोशिश की गई है। उसमें सफलता असफलता एक अलग बात है, हो सकता है किसी पाठक को ऐसा ना लगे कि मैं उसमें सफल हुआ हूँ, लेकिन मैंने यही कोशिश की है कि मैं बाहर फैली नंगाई का एक रचनात्मक प्रतिकार इस उपन्यास के पन्नों में करूँ। अब मैं उस हिस्से पे आ रहा हूँ जिसको लेकर बहुत निशाना साधा गया आपके ऊपर, इस किताब के उस हिस्से को लेके, जाति विमर्श जो है। और इस किताब का लेखक जो है वो सवर्ण भाव की बात करता है, जाति छुपाने वाले और जाति दिखाने वाले। और सवर्ण मतलब मैं जब भी, हम लोग एक पत्रकार के तौर पर जब भी सवर्ण और ऊंची जाति और निचली जैसी शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसके साथ सामने तथा कथित लिखते हैं साथ में, है ना। ये अपनी ट्रेनिंग बता रहा हूँ मैं, तथा कथित लिखते हैं क्योंकि हम उस मूल्य में भरोसा करते हैं जहाँ पे हम संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं और वहाँ पे उस वर्ण विभाजन को हम कोई जगह नहीं देते हैं। और जो ऊंची और निचली जाति, सवर्ण कुवर्ण की बहस है, वो जो करता हो करे, हम उसको संवैधानिक तरीके से एड्रेस करेंगे। तो फिर उपन्यास में एक जो विमर्श आ रहा है, जहाँ जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, तो उसमें इस तरह की लाइनें हैं कि जो प्रॉब्लम पॉइंट शायद है कि ब्राह्मण जन्म से ही प्रकाश लाता है, उचित स्थान देकर प्रकाशित होने लगता है। फिर वहीं पर यह भी लाइन है कि ब्राह्मण समग्र आंदोलनों, विचारों, विमर्शों की मूल उद्भावना को समाप्त कर देता है। क्या है ये बात, क्या है जातियों को लेकर आपका सोचना? पहली बात तो मैं जिस कट्टरता की बात गांधी वाले प्रसंग में कर रहा था कि दो तरफा कट्टरता है। जैसे हम सवर्णों की कट्टरता देखते हैं तो हम सामाजिक न्याय के जो पक्षधर हैं उनकी एक कट्टरता भी हम देखते हैं, दो तरफा। तो मैं कट्टरता का बहुत विरोधी हूँ, मुझे किसी भी किस्म की कट्टरता नहीं पसंद है। मुझे कोमलता में मुझे मज़ा आता है, कोमल ढंग से बात कही है जैसे गांधी करते थे, जैसे हमारे महान संतों ने किए, है ना, बुद्ध ने जैसे किए। उसमें किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है, जिसने सताया है उसके प्रति भी प्यार है। तो मान लीजिए ब्राह्मणों ने सताया है तो भाई कट्टरता क्यों है? हमारा इस खाद पानी में रहकर यही मूल्य विकसित हुआ है कि कट्टरता कहीं नहीं ले जा सकती। इसलिए, और वो एक कैरेक्टर है जो बोल रहा है, थोड़ा व्यंग्यात्मक है वो, जिसमें ब्राह्मणों का कमीनापन भी है और ब्राह्मणों का श्रेष्ठता बोध भी है ना। और वो कैसे आंदोलनों को नष्ट करते हैं, जिस भी आंदोलन में वो घुसते हैं उसकी मूल उद्भावना को नष्ट कर देते हैं। ये तथ्यात्मक ढंग से आप देख सकते हैं, ये हुआ ही है। और आज उसको एड्रेस भी कर रहे हैं दलित विचारक, वो उनको बाहर, चाहे पूरी तरह जाति के सूचक शब्दों के आधार पे उनको बाहर कर रहे हैं डिस्कोर्स से कि आप हमारी बात आप मत कीजिए कम से कम। तो ये तो हो ही रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे, जहाँ तक मेरी समझ कहती है इस पूरी बातचीत को लेके, कि उस मतलब जिस दो फाड़ की बात कर रहे हैं, जिस दोहरे कट्टरपन की बात कर रहे हैं, इधर भी कट्टरता है तो इधर भी कट्टरता है, लेकिन हम एक पूरे समाज को उसमें नहीं बांट सकते। मुझे लगता है बार बार
कि उसमें एक सेक्ट है जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसमें एक सेक्ट है जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। जो मेरे न्यूज़रूम के ही कई साथी बहुत मुखर तरीके से सोशल मीडिया पे अभी भी लिखते रहते हैं, और मैं अभी भी पढ़ता हूँ उनको, कि वो बार बार कहते हैं कि इस तरीके से डिसओन करना या इस तरीके से नफ़रत पालना किसी आंदोलन या किसी बात को आगे कहीं नहीं लेके जाएगा। तो वो ये बात बहुत मजबूती से लिखते हैं, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि नकार और दुत्कार कहीं आगे नहीं लेके जाएगी किसी भी बहस को, किसी भी डिस्कोर्स को। जो तमाम मूवमेंट्स हैं जिसमें इंक्लूजन की बात की जा रही है, इंक्लूसिव फोर्सेस की बात, इवन अम्बेडकर सेड, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अम्बेडकर सेड कि जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसे अपने से दूर कभी मत भेजो। मुझे एग्जैक्ट बात नहीं याद आ रही, लेकिन ये सेंट्रल आइडिया मुझे याद आ रहा है, उसे अपने से दूर कभी मत भेजो। तो लेकिन फिर मैं आपकी बात को यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं इस तरीके से आपकी बात को रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं अपने एंड पे सोचूंगा कि सब नहीं, कुछ हैं उसमें जो ये व्यवहार करते हैं, तो शायद हम कुछ के चक्कर में सबको लेबल करने की गलती कर रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ के चक्कर में सबको लेबल करने की गलती भी दोनों तरफ से हो रही है। ये गलती भी दोनों तरफ से हो सकती है। हाँ, तो वो उस तरह से ही उसको देखा गया है। मतलब एक तरीके की खींच थी मेरे प्रति कि जैसे मुक्तिबोध को आप इस आधार पे पढ़ें कि वो एक ब्राह्मण कवि हैं। तो ये आपको अगर परेशान नहीं करता है हिंदी लेखक होने के नाते कि कोई मुक्तिबोध को ऐसे देख रहा है कि भाई वो ब्राह्मण कवि हैं, जो हमारे सबसे बड़े केंद्रीय कवि पचधरता के, सामाजिकता के, मनुष्यता के पचधर, उसको अब इस तरह से पढ़ा जाएगा तो फिर तो एक गुस्सा आता है। हाँ, तब तो मतलब फिर तो तमाम दृष्टियों की पड़ताल जरूरी है, मुझे लगता है। जिसने अपनी नाम से जाति हटा ली वो तो कवि है आपका, है ना। और जिसके नाम में जाति लगी है वो चाहे जितनी भी कमिटेड पोएट्री लिखे, जितनी भी दलितों के हित में कविता लिखे, लेकिन उसके नाम में चूंकि जाति सूचक संबोधन लगा हुआ है तो वो ब्राह्मण पहले है, कवि बाद में है, लेखक बाद में है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये हिंदी में एक प्रतिपक्ष बन गया है इन चीज़ों को एड्रेस। लेकिन ये भी लगता है कि लेखकों ने इसको एड्रेस नहीं किया। नहीं, जो वो लोग थे हमारे यहाँ कमिटेड किस्म के, जिनको हम लोग मानते आए, उनके लिए कोई विषय ही नहीं थे कि इस तरह से हम कविता को पढ़ें, इस तरह से देखें। एक नई चीज़ आई है, इस नई चीज़ आई है तो इसमें आलोचना कम है, एक आलोचनात्मक तेवर नहीं है, इसमें एक हिंसात्मक तेवर है ना। गाली गलौच है इसमें और हिंसा है, हमला है, वो इसलिए थोड़ा सा सूट नहीं करता है पढ़े लिखे समाज में। हिंदी साहित्य में क्या है जातियों को लेकर स्थिति साहित्य में? कैसे, मतलब ये जो बार बार अभी आप जो कह रहे हैं, मैं उसको शायद थोड़ा सा और लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में लेखकों में एक जातीय बोध है, अभी भी है हिंदी लेखकों में खासकर। जो बोध मराठी कवियों में ख़त्म हुआ है, जो बोध तमिल कवियों में ख़ासकर ख़त्म हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के कवियों में भी ख़त्म हुआ है, तो हिंदी में अभी भी बचा हुआ है वो? नहीं, हिंदी में तो बहुत अच्छा है इस तरह से, क्योंकि कोई भी आप कार्यक्रम कराने जाएं, मंच कराने जाएं, तो पहले यही डिस्कस होता है कि इसमें दलित कितने रहेंगे, आदिवासी कितने रहेंगे, स्त्रियों की उपस्थिति क्या रहेगी। ये बदला है, पहले होता नहीं था। ये समीकरण बदले हैं। हाँ, ये 25-30 साल पहले आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो अभी हाल में एक विवाद हुआ जिसमें मुक्तिबोध का एक कविता पाठ है, उसमें 9 ब्राह्मण हैं और मुक्तिबोध की अध्यक्षता में हो रहा है, इसी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते थे ना, वो कहते थे ये कवि हैं, लिख रहे हैं, बुलाओ इनको, हो गया कविता पाठ। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आप ध्यान देंगे। तो ये किन अर्थों में अच्छा हुआ है या किन अर्थों में बुरा हुआ है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अब इस पर आप सोच रहे हैं। पहले लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, इसका मतलब वो था ही नहीं, है ना, या था तो दूसरी तरह से था। अब लोग उसको देख रहे हैं कि 9 कवि हैं तो इसमें 2 से ज़्यादा ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। वो एक मतलब सोशल इक्वेशन बनाने की बात हो रही है। हाँ, कि मतलब कि शायद उसमें एक भय भी है कि हमला ना हो जाए। तो इसमें कोई कैसा भी लिखता है लेकिन वो आ सकता है, क्योंकि वो एक आदिवासी कवि की पूर्ति करेगा आपके पैनल में।
इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कविताएं कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई परिचर्चा, विमर्श, डिबेट जो भी हो, कोई मंच अगर लगा रहे हैं आप लिखने पढ़ने वालों का, साहित्यिक मंच, तो उसमें ये इस तरह का एक देखा जाता है। अब मैं फिर से लेखकों पे लौट रहा हूँ, किताब के बाहर जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी तैयारी से अपनी बातें कह ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं अपनी किताब में और अपने डिस्कोर्स में भी। जो भी डिस्कोर्स आपका फॉलो करते हैं वो ये जानते होंगे। लेकिन मुझे एक बार याद है कि बनारस में या दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी विष्णु खरे से। तो ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी ख़त्म हो जाएगी खुद से ही, क्योंकि लेखक यहाँ पे घड़े से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनकी बड़ी चिंता थी। तो मतलब मे बी आपने शायद अपना घड़ा तोड़ा है, आप अपने घड़े के बाहर आए हैं। ये है भी हिंदी में समस्या, संशय से, सेल्फ सेंसरशिप से भरे है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, डर है लोगों में, कैसा डर? अपने से बाहर आने का, जो इस घड़े की तरफ विष्णु जी इशारा कर रहे हैं वो है। अपने को तोड़ना और सच बोलना और उसके साथ खड़े होना, इसका संकट तो है। और ये हम अपने समय को देख पा रहे हैं तो ऐसा कह पा रहे हैं कि भी है, हो सकता है पहले भी रहा हो, क्योंकि उस समय लोग कैसे व्यवहार करते थे, लोग अपने लेखन से इतर जीवन में कैसे थे, इसको पूरी तरह जांचने का हमारे पास आज कोई माध्यम नहीं है। हम चूँकि अपने आसपास को ही देख कर ये तय कर सकते हैं तो है। बहुत कम ही लोग हैं जो ठीक से लिखते पढ़ते हैं, जीते हैं। किसी के लिए साहित्य साधना है, किसी के लिए कामना है, किसी के लिए केवल टूल है। तो ऐसे लोग तो हर समय में रहते हैं। आपकी किताब में जिक्र आता है लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन ने कहा है अधिनायकों के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। क्या प्रसंग है, बताइए प्लीज़। वो कोविड का ही प्रसंग है। बताइए प्लीज़। कोविड का ही प्रसंग है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही थी। वो छुप जाता है अधिनायक कुर्सी के नीचे, हाँ, लहर आने पे। जब संकट होता है तो कुर्सी के नीचे छुप जाता है, और जब संकट टल जाता है लोग अपने से ही दूर कर लेते हैं संकट, जो कि हुआ कोविड में। बहुत लोगों ने अपनी ईमानदारी से सेल्फ ट्रीटमेंट किया, उससे ठीक हो गए। तो वो कुर्सी पे आके बैठ जाता है और बोलता है कि इतने केस सॉल्व हो गए, इतने मरे, अब ये अगला लॉकडाउन इतने अमीर तक बढ़ाया जाएगा, जो भी होगा। सबने उसको देखा ही। एक खांटी राष्ट्राध्यक्ष का एक कैरिकेचर था उसका कि जब आपदा है तो कुर्सी के नीचे छुपा हुआ है, और जब आपदा से थोड़ी सी राहत है तो वो आके बयान दे रहा है कि हमने इससे पे विजय पा ली, इस लहर पे। ये है। जेल जाने से डर लगता है आपको? जेल जाने से डर गए नहीं होंगे कभी? नहीं, कभी गया नहीं, मुझे पता नहीं कैसी होती है। डर लगता है कि अगर लिखने में ऐसे लेखकों के साथ होता है ना कभी कभी। ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं है कि मैं जेल चला जाऊँ। अरे किसी की कोई किताब में 4 लाइन अंडरलाइन करके लगा दे, चले जाएंगे। अच्छा होगा। मैं मंच से कह रहा हूँ आपके, अगर ऐसा हो कि मैं इन पंक्तियों के कारण या कुछ भी ऐसा लिखने के कारण जेल जाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा। कोई नहीं पूछता हिंदी कवि लेखक को, कम से कम इस बहाने कुछ तो हो। आपकी किताब में बुद्ध की मृत्यु का जिक्र है, वो प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ आपसे प्लीज़। वो कैसे होती है, वो सुअर का मांस खिला के? उस पर देखिए तमाम तरीके की वो हैं लोगों में बातें। किसी ने कहा है कि सुअर का मांस नहीं खाया था, केवल मांस था, या उसके अलग अलग व्याख्याएं। लेकिन मैंने यहाँ जो कि आपकी किताब में जो है सुअर के मांस का ही वर्णन है। क्या है, जैसे बताएं प्लीज़। याद है कि मैं आपको किताब दूँ? नहीं, याद ही बताइए प्लीज़। हाँ, वो मतलब जैसा बुद्ध की जीवनियों में या बुद्ध के और वृत्तांतों में या बौद्ध साहित्य में ये वर्णन मिलता है कि जा रहे थे बुद्ध, तो कुशीनारा से लौटते हुए चुंद नाम के एक लोहार ने आमंत्रित किया बुद्ध को रात्रि भोजन के लिए कि आप आइए मेरे यहाँ भोजन कीजिए। तो ये माना जाता है कि वो सुअर का मांस था जो उसने पढ़ा, जो खाने योग्य नहीं रह गया था। अच्छा। तो बुद्ध ने उसको पहचान लिया अपनी शक्ति से। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति क्या रही होगी, उसकी महक से या अपनी संवेदना से, कि ये खाने योग्य नहीं है, इसमें कोई जादुई बात, जो भी उनकी रीडिंग रही, हाँ, जादुई बात नहीं है, उन्होंने पहचाना। तो वो आनंद को उन्होंने रोका कि ये तुम मत खाओ। आनंद उनके शिष्य का नाम था। हाँ, और मैं इसको मैं ग्रहण करूँगा। तो उन्होंने उसको खा लिया। इसके खाने के बाद बुद्ध बीमार होते चले गए और वो लौटने लगे वैशाली की तरफ, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। तो रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ी, और फिर वो बड़े मार्मिक प्रसंग इसमें आते जाते हैं कि जल
त्याग कर दिया। ख़राब था तो उन्होंने कहा कि नहीं अब अच्छा, हाँ। यही दे दो। उसको निर्मल कर हाँ, देते हैं। तो उसमें वो चले जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय और ध्यान देने योग्य बात है, फिर यहाँ हम उसी कट्टरता की बात कर रहे हैं, जो एक दो तरफ़ा कट्टरता थी, वो बुद्ध के यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी कि वो बुद्ध से कहा जाता है कि वो चुन ने जो आपको भोजन दिया, उससे आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, बीमार हुए। तो बुद्ध ने कहा कि ये बात फैलनी नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा ये। हाँ, और मेरे जीवन में केवल 2 ही भोजन हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक वो जो सुजाता ने मुझे खीर खिलाई थी निर्वाण के बाद, और एक ये जिससे मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होगा। तो ये है ना, जिसकी वजह से आप मृत्युग्रस्त हुए, आप उसके प्रति भी उदार हैं। और तो हम लोग इस संस्कृति से आते हैं ना, तो कैसे किसी कट्टरता का पक्ष बन सकते हैं, ये है बात उसमें। तो बुद्ध की मृत्यु का ये मार्मिक प्रसंग है, जो बहुत टुकड़ों में मैंने लिखा है इसमें किताब में। वो आपको कई और किताबों में भी मिलेगा। मतलब एक ऋण था मेरे ऊपर, और मैं एक बात शेयर करूँगा कि वो बुद्ध की मृत्यु का ये किस्सा मैंने अपने जन्म के दिन लिखा था। मतलब जिस दिन मेरा जन्मदिन था, अच्छा, उस दिन मैंने बर्थडे के दिन। हाँ, तो मुझे वो मतलब अच्छा लगा कि एक मृत्यु भी मतलब कोई अंत नहीं है। बुद्ध तो यही कहते थे। कितने ड्राफ्ट लिखे थे इस किताब के कुल? 6 ड्राफ्ट। 6 ड्राफ्ट टोटल। ये छपने तक करेक्शन। हाँ, नहीं 6 ड्राफ्ट, इसके बाद फाइनल प्रूफ वगैरह वो सब अलग। 6 ड्राफ्ट मतलब इसके बीच में दूसरा ड्राफ्ट किसी और ने पढ़ा, फिर तीसरा किसी और ने पढ़ा, तो पीयर रिव्यू भी चलता रहा 8 में लोगों ने, जो कह रहा हूँ। हाँ। मेरी तरफ से जो छठा हो गया तो वो मैंने वो प्रकाशक को दे दिया। साहित्यिक पत्रकारिता कर रहे हैं इन दिनों? उसी से आजीविका चलती है और उसी के एक दफ्तर में हूँ, हिंदी साहित्य को जो आर्काइव। नहीं, एक तो पहले आप आयोजनों की रिपोर्टिंग करते थे, साहित्यिक आयोजन जो बंद हो गए। वो नहीं करते अब। हाँ, अब वो नहीं करते। वो मैंने सोचा था उसकी एक वो तैयार होगी पीढ़ी जो उस काम को लेगी, पर वो पीढ़ी तैयार किसी और ने नहीं किया उसको। तो फिर मैंने भी बंद किया। आयोजन बंद भी हो रहे हैं हिंदी में बहुत। हाँ, नहीं ऐसे जेलफ वगैरह की रिपोर्टिंग जो ललन टॉप के लिए की थी मैंने। हाँ, आपने पुस्तक मेले की भी रिपोर्टिंग की? पुस्तक मेले की भी ललन टॉप के लिए की थी। तो वो दोनों है उपलब्ध, आप लोग देख लीजिए। और फिर उसके बाद से कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई उस तरह से। मतलब सिर्फ ये बता देना कि ये आए, इन्होंने ऐसा बोला, वो रिपोर्टिंग तो नहीं होती। नहीं, वो तो रिपोर्टिंग नहीं होती। रस था जो हमने मनोज श्याम जोशी वगैरह की उससे सीखा था काम करने। आपका एक आर्टिकल भी अच्छा था जो आप मुंबई गोवा फिल्म फेस्टिवल से लिख कर आए। गोवा फिल्म फेस्टिवल, तो तब मज़ा भी आता था, लगता था ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं है। अब दरअसल जो काम आप कर लेते हैं वो भी आपको बार बार करते हुए अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप उससे भी बाहर आना चाहते हैं, तो वो बात है, इसीलिए नहीं करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, 4-5 किताबें जो आप हमारे पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए सुझाना चाहें। एक ये कन्फेस करूँगा मैं कि मैं अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। मुझे तो पता है, कन्फेशन ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा मेरा स्टडी, कई बार आप आए। इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे संसार का सारा जो श्रेष्ठ है वो हिंदी में चाहिए, हिंदी लिपि में। अंग्रेजी उपन्यास या किताबें भी हिंदी में अनुदित नहीं, मैं पढ़ूंगा सब कुछ, लेकिन मान लीजिए कोई फ्रेंच में कोई अच्छी चीज़ लिखी गई है तो मैं उसको वाया अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा या फ्रेंच में भी नहीं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ वो हिंदी में आए, अच्छी बुरी जैसी भी अनुदित होकर आए, लेकिन आए। तो मेरे घर में ज़्यादातर हिंदी की किताबें हैं। हिंदी का नया से नया और पुराना से पुराना मैं पढ़ता रहता हूँ। संस्कृत का बहुत सारा पढ़ता हूँ, उर्दू का बहुत सारा पढ़ता हूँ। नेमत खाना, खालिद जावेद का नया उपन्यास है, वो पढ़ रहा हूँ, ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिंदी में आ गया है, सूर्य प्रकाशन मंदिर से छपा है। आखिरी सवारियाँ सैयद मोहम्मद अशरफ का उपन्यास है, वो पढ़ना चाहिए। 2 उर्दू के ये उपन्यास हो गए जो मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़रूर पढ़ने चाहिए। महाभारत, रामायण, वाल्मीकि वाली रामायण और व्यास वाली महाभारत, गीता प्रेस से, सबको पढ़नी चाहिए। भारतीय संविधान इसके बाद पढ़ लेना चाहिए। 5 किताबें हो गई। ये था अविनाश मिश्र के साथ हमारा किताब वाला। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।